हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था सार्वजनिक व्यय के बारे में। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, इसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, इसके क्या वर्गीकरण है। फिर हमने देखा था भाई टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर इसके इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया था मैं जो आपके जो सार्वजनिक व्यय होता है उसके क्या सिद्धांत हैं, इनके कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। यानी कि क्या जो आप सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रत्येक देश की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, रोजगार, आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं सभी पर जो आपका सार्वजनिक जो व्यय होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय कई प्रकार से उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है। तो डाल्टन ने बताया भाई किस प्रकार से जो आपका सार्वजनिक व्यय है वो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है। सबसे जो फर्स्ट इसका वो है काम करने तथा बचत करने की अक्षमता। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप लोगों की काम करने की तथा बचत करने की अक्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि लोगों को काम मिलता है और उनकी जो बचत करने की जो अक्षमता होती है वो क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। जब सरकार आर्थिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन खर्च करती है तो इससे लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलने लगती हैं, जिससे उनकी जो कार्य कुशलता होती है वो क्या है, बढ़ जाती है। कार्य कुशलता बढ़ने से रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होती है और अगर रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस प्रकार से बढ़ी हुई आय उनकी बचत करने की अक्षमता में वृद्धि करती है। अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो उनकी बचत करने की जो अक्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और बचत करने की अक्षमता या बचत में वृद्धि होने के कारण निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो आपका प्रोफेसर डाल्टन ने बताया भाई जिस प्रकार से कर लगाने से एक व्यक्ति की काम करने की इच्छा, जो काम करने की जो शक्ति है वो घटती है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय करने से आदमी के काम करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका है काम करने तथा बचत करने की इच्छा। सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय से लोगों की काम करने की तथा बचत करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिलता है। इनके लोगों के अंदर जो काम करने की जो इच्छा है वो जागती है या फिर उनको बचत करने को प्रोत्साहन मिलता है। इसके फलस्वरूप उनकी आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि होती है। थर्ड इसके अंदर है आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके द्वारा, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा। सार्वजनिक व्यय साधनों का अनुत्पादक कार्यों से, यानी कि जो अनुत्पादक जो कार्य होते हैं उनसे उत्पादक कार्यों में पुनर्वितरण करके अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर आपका है विकसित तथा अविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव। जो भी आपकी हम देखते हैं किसी भी वर्ल्ड के अंदर जो आपकी एक तो डेवलप जो इकोनॉमी होती है और एक अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है, तो इसकी जो विकसित तथा जो अविकसित जो दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उनके उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका विकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो आपके डेवलप जो कंट्री होते हैं उनमें अगर गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विकसित देशों में उत्पादन अक्षमता तो होती है, जिनके इस प्रकार से जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होती है, परंतु जो मांग की कमी के कारण उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सकता। इनके वहाँ पर मांग कम होती है और जो उत्पादन क्षमता हो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो उनका जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस रह जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन कम होता है। फिर अगर प्रोडक्शन सरप्लस होगा, डिमांड नहीं होगी, तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मांग को बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा धन का उन लोगों में वितरण किया जा सकता है जो खर्च करने के इच्छुक हो। यानी कि जब सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उसके द्वारा लोगों की मांग को बढ़ाया जा सकता है और धन का वितरण इस प्रकार से किया जा सकता है जो खर्च करने के इच्छुक हो। इस प्रकार मांग बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा।
लेकिन उत्पादन भी आपका फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज तक ही बढ़ेगा। भाई जो आपकी अलग जो विकसित कंट्री होते हैं वहाँ पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाती है तो उसके बाद अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो केवल कीमतों में वृद्धि होगी, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से फुल फुल अगर सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की मांग को इंक्रीज करना है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले क्या करना होगा, अ, सार्वजनिक व्यय करना होगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। फिर हम देखते हैं आपका जो अविकसित जो देश होते हैं उनमें सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो अविकसित देश होते हैं उनमें जो बचत का जो स्तर होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी वहाँ पर बचत कम होती है। अगर बचत कम होगी तो निवेश की जो दर है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जो निवेश की दर है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से जो निवेश है वो क्या क्या है, निम्न दर पर किया जाता है। जैसे आपकी सामाजिक ऊपरी जो व्यय लागत होती है, अर्थात बिजली, यातायात, सिंचाई आदि का बहुत कम विकास होता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक ऊपरी व्यय लागत जैसे बिजली, यातायात, सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। आधारभूत उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यय द्वारा मानवीय पूंजी का भी विकास किया जा सकता है। इसके लिए सरकार शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि पर धन व्यय कर सकती है। तो इस प्रकार से जो अगर जो सरकार है जो भी आपकी सामाजिक जो ऊपरी लागत होती है उस पर खर्च करती है तो उससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से आपके जो सार्वजनिक व्यय अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, यानी कि जो सार्वजनिक व्यय होता है वो इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा बाजार का विस्तार किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जा सकती है। सार्वजनिक व्यय द्वारा सामाजिक ऊपरी व्यय लागत के विस्तार के फलस्वरूप लागत लागत में कमी होती है तथा उनकी कार्यकुशलता क्या है, बढ़ती है। सार्वजनिक व्यय का उपयोग उद्योगों तथा कृषि के लिए आवश्यक साधनों की पूर्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। उद्योगों तथा कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण साधनों जैसे पेट्रोल, रासायनिक खाद, इस्पात, रसायन आदि की आवश्यकता होती है। इन साधनों के उत्पादन के लिए करोड़ों रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक व्यय का उपयोग उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण साधनों की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो भी साधन जो उद्योगों के अंदर, जो कृषि के अंदर लगाए जाते हैं तो उसमें सार्वजनिक व्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक व्यय द्वारा अनुसंधान विकास के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है, यानी कि रिसर्च में भी जो आपका सार्वजनिक व्यय है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो थे जो आपका सार्वजनिक व्यय है उसका प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आगे हम देखते हैं जो सार्वजनिक व्यय का उपभोग पर प्रभाव, कंजम्पशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सार्वजनिक व्यय होता है उसका कंजम्पशन पर डायरेक्टली रूप से क्या पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उपभोग पर। सार्वजनिक व्यय का लोगों के उपभोग पर कई रूप में प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सार्वजनिक व्यय किया जाता है तब उस वस्तु का उपभोग क्या है, बढ़ जाता है। यानी कि जब कोई भी वस्तु है अगर उसको आर्थिक सहायता, उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है या फिर सहायता देने के लिए जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उससे क्या होगा, आपका वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जैसे महंगाई भत्ता देने अथवा वेतन बढ़ाने से निर्धन व्यक्तियों की उपभोग जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका सार्वजनिक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो वितरण की समस्या है उसको सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से, जैसे आप एक तो आपकी जो अक्षेत्रीय असमानता होती है, अक्षेत्रीय असमानता पर जो आपका सार्वजनिक व्यय होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। जो पूंजीवादी जो देश होते हैं उनमें सार्वजनिक व्यय के द्वारा अक्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले जो है, सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास पर अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इनके जो जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसके विकास पर अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि इन क्षेत्रों की जनता की आय में वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और विकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जो क्षेत्रीय
आर्थिक विषमता है वो दूर हो सकती है। सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। यानी कि जो लघु और जो कुटीर उद्योग है उनको क्या देनी चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए, और वो किसके थ्रू देनी चाहिए, वो सार्वजनिक व्यय के द्वारा दी जा सकती है। इसके फलस्वरूप इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सरकार कम वेतन पाने वाले लोगों को महंगाई भत्ता, यातायात भत्ता, सस्ते मकान और दूसरी सुविधाएं देकर उनकी वास्तविक मजदूरी को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से आय के इस प्रकार के वितरण से असमानता क्या होगी, कम हो सकती है। फिर अगर जो इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो है औद्योगिक विकास के प्रतिफल का वितरण। औद्योगिक विकास के प्रतिफल का वितरण, सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप औद्योगिक विकास के कारण जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उसका उचित वितरण किया जा सकता है। यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा क्या होता है, जो नेशनल इनकम इंक्रीज होती है उसका क्या किया जा सकता है, उसका उचित वितरण किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप देश में सरकारी उद्योगों का विकास होता है। इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक वेतन दिया जाता है, उन्हें दूसरी सुविधाएं भी अधिक प्राप्त होती है। इसका प्रभाव यह होगा कि जब सरकारी क्षेत्र के अंदर या सरकारी उद्योगों के अंदर लोगों को अधिक मजदूरी मिल रही है, सुविधा मिल रही है, तो क्या होगा, जो आपके निजी जो उद्योगों को भी सार्वजनिक उद्योगों का अनुसरण करते हुए अपने श्रमिकों को अधिक वेतन और सुविधाएं देनी होगी। श्रमिकों के वेतन में वृद्धि होने के फलस्वरूप आर्थिक असमानता में कमी होगी। फिर अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट, कमजोर वर्गों को लाभ। यदि सरकार देश के धनी वर्ग से करों के रूप में धन एकत्रित करके सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक कल्याण आदि पर सार्वजनिक व्यय करेगी तो उसके फलस्वरूप निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी तथा आय का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हो जाएगा। निर्धन वर्ग के कार्य करने की योग्यता में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, जो निर्धन वर्ग होता है उसकी कार्य करने की जो योग्यता होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय की सहायता से गरीब लोगों की कार्य करने की जो योग्यता में वृद्धि करके भी आय के वितरण को प्रभावित किया जा सकता है। ये दो प्रकार का जो आपका दो प्रकार की हो सकती है, एक तो आपकी प्रत्यक्ष सहायता और एक अप्रत्यक्ष सहायता। प्रत्यक्ष सहायता के अंदर अगर सरकार क्या करती है, निर्धन वर्ग को नगद मुद्रा, वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकती है। अप्रत्यक्ष सहायता के अंदर क्या है, सरकार निर्धन वर्ग को सस्ती ब्याज की दरों पर ऋण दे सकती है, उन्हें सस्ता अनाज उपलब्ध करा सकती है, उन्हें अधिक सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकती है। इसके फलस्वरूप उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, वे अधिक कुशलता से कार्य करेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं वह जो आपका अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा भी क्या है, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। फिर आगे आपका है सार्वजनिक व्यय का आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपका सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं भी जो आपके मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर क्या है, साइक्लिकल चेंज आते रहते हैं, जो चक्रीय परिवर्तन आते रहते हैं। जो ये चक्रीय परिवर्तन आते रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं, व्यापार चक्कर कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आ जाती है, कभी तेजी आ जाती है और कभी इकोनॉमी क्या है, रिकवरी करना स्टार्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो अर्थव्यवस्था को मंदी तथा तेजी की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा। व्यापार चक्कर में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसको मंदी तथा तेजी की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो किस प्रकार से जो आपका सार्वजनिक व्यय है वो किस प्रकार से आपकी जो आर्थिक स्थिरता है उसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं बस सार्वजनिक व्यय तथा मंदी, यानी कि किस प्रकार से जो आपका अगर किसी भी कंट्री के अंदर मंदी आई हुई है, डिप्रेशन है, तो सार्वजनिक व्यय किस प्रकार से सहायक हो सकता है। मंदी की अवस्था में अगर हम देखते हैं तो मंदी की अवस्था में जो वस्तुओं की कीमत है वो तेजी से गिर रही होती है, उत्पादन तथा रोजगार में कमी होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। मंदी के दिनों में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों निराशावादी हो जाते हैं। मांग में कमी की आकांक्षा के कारण उत्पादन जो उत्पादक है वो क्या है, उत्पादन कम करते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता मूल्य में और गिरावट की आशा से उपभोक्ता का जो मूल्य में गिरावट की आशा से क्या होता है, वर्तमान उपभोग स्थगित कर दिए जाते हैं, यानी कि उपभोग नहीं किया जाता। तो उत्पादन के कम होने के कारण बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी की अवस्था में लोगों को अपना उपभोग और भी कम करना पड़ता है। अगर बेरोजगारी होगी तो लोग क्या करेंगे, अपना उपभोग और भी कम करेंगे।
इसके फलस्वरूप उत्पादन और भी कम होगा। इस प्रकार मांग की कमी, उत्पादन की कमी, रोजगार की कमी का यह चक्कर चलता रहता है। मंदी की समस्या को सार्वजनिक व्यय द्वारा क्या है, सुलझाया जा सकता है। जो आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्ज के अनुसार मंदी की अवस्था में सरकार को सार्वजनिक व्यय में सब प्रकार से वृद्धि करनी चाहिए। लॉर्ड केन्ज कहते हैं कि जब अगर मंदी की सिचुएशन किसी भी कंट्री के अंदर है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इस प्रकार मंदी और बेरोजगारी की अवस्था के समय में सरकार जो खर्च करती है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आपका है क्षतिपूर्ति व्यय और एक होता है आपका पंप प्राइमिंग व्यय। अब हम देखते हैं वो जो क्षतिपूर्ति व्यय क्या होता है। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय में वह खर्च शामिल होते हैं जो सरकार रोजगार तथा कुल मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर करती है। यानी कि जो निर्माण के कार्य होते हैं, जो सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य होते हैं उन पर जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति व्यय। ऐसा कि क्यों किया जाता है, वह लोगों की रोजगार को बढ़ाने के लिए और मांग को बढ़ाने के लिए। फिर आता है आपका पंप प्राइमिंग व्यय। पंप प्राइमिंग जो एक्सपेंडिचर होता है व्यय होता है वो क्या होता है, केंद्र ने मंदी के दिनों में एक और प्रकार के जो सार्वजनिक व्यय की चर्चा की है जिसे पंप प्राइमिंग कहते हैं। मंदी के समय निजी निवेश कम होता है। निजी निवेश में होने वाली इस कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं कि वे जो मंदी के दिनों में जो निजी निवेश है वो क्या होता है, कम होता है और निजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या होती है, उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया जाए तो उसे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उसमें वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार से किए गए सार्वजनिक व्यय को पंप प्राइमिंग व्यय कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी पंप में थोड़ा सा पानी भरने से उसमें असंख्य धारा निकलने लगती है, उसी प्रकार जब मंदी के समय में सरकार थोड़ा सा व्यय करती है तो वह गुणक की क्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांग बढ़ती है, निवेश बढ़ता है और ये क्रिया के आगे चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो आपकी पंप प्राइमिंग क्या होती है, भाई जब अगर सरकार क्या है, जो निजी क्षेत्र तो क्या है निवेश नहीं करेगा, लेकिन सरकार को क्या करना, अगर सरकार थोड़ा सा भी मंदी के दिनों में इन्वेस्टमेंट कर देती है, निवेश कर देती है, तो उससे क्या होगा, जो आपका निजी जो क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। फिर आगे हम देखते हैं, ये तो हमने देखा था भाई जो सार्वजनिक व्यय तथा मंदी की स्थिति में किस प्रकार जो है सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं बस सार्वजनिक व्यय तथा मुद्रास्फीति। जब कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो तब जो सार्वजनिक व्यय है उसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन में वृद्धि। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब मान लेते हैं अब मुद्रास्फीति है, किसी भी देश के अंदर मुद्रास्फीति है, तो इस अवस्था में सार्वजनिक व्यय का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो सार्वजनिक व्यय है उसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य क्या होंगे, कम होने प्रारंभ हो जाएंगे। इन कार्यों के लिए अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर लगा देने चाहिए। कर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन पर इनका बुरा प्रभाव न पड़े। फिर आता है उपभोग व्यय में कमी। सरकार की कीमत वृद्धि की अवस्था में उपभोग व्यय भी, सरकार को कीमत वृद्धि की अगर कीमतें बढ़ रही है तो सरकार को उपभोग व्यय भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बचत के बजट बनाने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आपका है सार्वजनिक व्यय का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर जो आपका सार्वजनिक व्यय होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका विकसित देशों में रोजगार तथा सार्वजनिक व्यय। जो आपके डेवलप जो कंट्री होते हैं उनमें रोजगार और जो सार्वजनिक व्यय है वो किस प्रकार से है। विकसित देशों के अगर अंदर हम देखें तो लॉर्ड केन्ज के अनुसार विकसित देशों में रोजगार की कमी प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो विकसित देशों में जो रोजगार बेरोजगारी फैलती है वो किसके कारण फैलती है, भाई प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण होती है। इन देशों में रोजगार को बढ़ाने में सरकारी व्यय में की जाने वाली वृद्धि का बहुत अधिक महत्व है। मंदी तथा बेरोजगारी के समय में निजी निवेश में अधिक वृद्धि नहीं होती। इस निवेश में आवश्यकता अनुसार वृद्धि न होने के फलस्वरूप प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है। निजी निवेश की कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। रोजगार के अवसरों की वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़कों, नहर, अस्पताल, स्कूल, पार्क आदि के निर्माण पर किए जाने वाले खर्चे के फलस्वरूप निजी निवेश को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार के अवसरों में क्या होती है, वृद्धि होती है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो भी विकसित जो देश होते हैं उसमें जो आपका जो सार्वजनिक व्यय होता है वो रोजगार को पैदा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार को क्या करना चाहिए, जो भी योजनाएं निर्माण की जो योजनाएं हैं उनमें ज़्यादातर सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। फिर आता है आपका अविकसित देशों में। अविकसित देशों में रोजगार तथा सामाजिक व्यय किस प्रकार से इफेक्ट करता है, जो सार्वजनिक व्यय होता है वो रोजगार को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। अविकसित देशों में रोजगार की समस्या हम देख सकते हैं जो विकसित देशों से अलग होती है। विकसित देशों में जो बेरोजगारी की समस्या है एक अल्पकालीन समस्या है और ये जो व्यापार चक्रों के कारण ही क्या होती है उत्पन्न होती है। इसे हम कई द्वारा बताए गए जो कई ने जो भी तरीके बताए हैं उसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन जो अविकसित जो देश होते हैं उनमें जो बेरोजगारी की समस्या होती है वो अलग प्रकार की होती है। अविकसित देशों में जो बेरोजगारी होती है वो कई प्रकार की पाई जा सकती है। इसमें जो आपकी मेन जो दो है, एक तो आपकी चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है यहाँ पर और एक आपकी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जो अविकसित देशों में बाह्य कारणों से उत्पन्न होती है। अविकसित देश अधिकतर अपना कच्चा माल निर्यात करते हैं। जब विदेशों में चक्रीय मंदी के कारण कच्चे माल की मांग कम हो जाती है तो अविकसित देशों को भी इसका सामना करना पड़ता है और उनमें बेरोजगारी क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए यदि सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तो उसका बेरोजगारी पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के फलस्वरूप लोगों की आय में तो वृद्धि होगी परंतु वह इस बढ़ी हुई आय को या तो आयात की गई वस्तुओं पर खर्च करेंगे या घरेलू उत्पादन पर खर्च करेंगे। आयात पर किए जाने वाले खर्च के फलस्वरूप देश के रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। जो धन घरेलू उत्पादन पर खर्च किया जाएगा उसके फलस्वरूप अविकसित देशों में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कीमतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि जब तक आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आपको उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होगी, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, अगर आपकी इनकम बढ़ती भी है तो क्या होगा, उससे कीमतों में वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि अविकसित देशों में उत्पादन क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। इसमें बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं होता। अविकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है तथा विविधीकरण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सरकारी निवेश, नए उद्योगों की स्थापना, निजी उद्योगों के विकास में सहायता देने और कृषि के विकास के लिए किया जाना चाहिए। फिर इसके अंदर हम देखते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अविकसित देशों में बेरोजगारी की एक मुख्य समस्या छिपी हुई बेरोजगारी है। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जितने लोग वास्तव में काम पर लगे रहने चाहिए उससे अधिक लोग क्या करते हैं, वहाँ पर काम पर लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूंजी निर्माण में वृद्धि करना आवश्यक है। आगे फिर हम देखते हैं जो आपका सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। आर्थिक विकास किसे कहते हैं भाई, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारी में कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। भाई पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज है, उसके साथ साथ जो भी आपकी जैसे असमानता है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, बीमारी है, अशिक्षा, इनमें भी क्या आती है, कमी आती है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं भी जो लोगों को आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तथा उनका जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा उठता है। तो आर्थिक विकास से अभिप्राय यही है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक कल्याण। सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में काफ़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है। विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की दर को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक व्यय निवेश तथा उपभोग व्यय की उचित मात्रा को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। अविकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उनमें जो आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा नए उद्योगों की स्थापना होती है। सामाजिक जो ऊपरी लागत जैसे सड़कें, बिजली, सिंचाई आदि की व्यवस्था होती है। निजी उद्योगों तथा कृषि के विकास में सहायता मिलती है। अनुसंधान तथा नए आविष्कार किए जाते हैं। बाजार का विस्तार होता है। निवेश तथा पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। सार्वजनिक व्यय विदेशी पूंजी के द्वारा किया जाता है तो और भी अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकता है। परंतु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो सार्वजनिक व्यय है वो अनुत्पादक कार्यों या गलत नीति के आधार पर किया जाए तो उसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपका जो सार्वजनिक जो व्यय होता है
उसका किसी भी देश के आर्थिक विकास पर, उत्पादन पर, वितरण पर या रोजगार पर क्या है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।